लेन देन, ये हम इंसानों की सबसे पुरानी आदतों में से एक है। और ये सब शुरू हुआ था कुछ इस तरह, चीज़ों की अदला बदली से, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। यहाँ हर चीज़ की कीमत कोई दूसरी चीज़ हुआ करती थी। तो चलिए आज इसी लेन देन के कमाल के सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये एक सीधी साधी अदला बदली से बढ़कर एक ऐसी ग्लोबल मशीन बन गई जो आज पूरी दुनिया को चला रही है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, समझते हैं कि व्यापार की जड़ें कहाँ हैं और ये पनपा कैसे। जरा सोचिए, आप एक कुम्हार हैं और आपको जूते चाहिए, तो आपको एक ऐसा मोची ढूंढना पड़ेगा जिसे आपके बनाए मटकों की जरूरत हो। इसी मुश्किल को कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मतलब जब तक दोनों पार्टियों को एक दूसरे का सामान नहीं चाहिए, तब तक सौदा हो ही नहीं सकता। और इसी वजह से व्यापार करना बहुत बहुत ही मुश्किल और धीमा काम था। और फिर आया एक गेम चेंजर, पैसा यानी मुद्रा। पैसे ने एक कॉमन वैल्यू देकर इस पूरी झंझट को ही खत्म कर दिया। अब कोई भी किसी को भी कुछ भी बेच या खरीद सकता था। बस इसी एक आविष्कार ने व्यापार को पंख लगा दिए और दुनिया भर में फैलने का रास्ता खोल दिया। अब जब पैसा आ गया तो व्यापार सिर्फ गांव शहरों का खेल नहीं रहा, ये तो समंदर पार करने लगा था, महाद्वीपों को जोड़ने लगा था। और यहीं से शुरू होती है दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने की असली कहानी। व्यापार के इतिहास में कई बड़े मोड़ आए। पुराने सिल्क रूट से लेकर कोलोनियलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक हर दौर ने ग्लोबल ट्रेड की शक्ल बदली है। चलिए इनमें से कुछ अहम पड़ावों पर जरा नजदीक से नजर डालते हैं। सिल्क रोड, ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये 6000 किलोमीटर लंबा एक पूरा नेटवर्क था जो चीन को सीधे रोम से जोड़ता था। और इस रास्ते पे सिर्फ रेशम, मसाले और सोना चांदी ही नहीं चलते थे, बल्कि नए विचार, नई टेक्नोलॉजी और अलग-अलग संस्कृतियां भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थीं। इसने उस दौर की दो सबसे बड़ी सभ्यताओं पर गहरा असर डाला। लेकिन 15वीं सदी के बाद जब यूरोप की ताकतें दुनिया में फैलीं, तो व्यापार का एक बहुत ही भयानक और क्रूर चेहरा सामने आया। स्लेव ट्रेड यानी दास व्यापार। पुर्तगाल, हॉलैंड, स्पेन और ब्रिटेन जैसे देशों ने लाखों अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाया और उन्हें जबरदस्ती अमेरिका भेजा, जहां उनसे बागानों में काम करवाया जाता था। ये सिर्फ एक इंसानी त्रासदी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था थी जिसने यूरोप और अमेरिका को बहुत अमीर बनाया। और यह सिलसिला 200 सालों से भी ज्यादा चला। तो व्यापार के इस काले अध्याय और फिर 2 वर्ल्ड वॉर की तबाही के बाद दुनिया को एक बात तो समझ आ गई थी कि अगर ग्लोबल कॉमर्स को आगे बढ़ना है तो वो लूट खसोट पे नहीं, बल्कि आपसी सहमति और नियमों पर चलना चाहिए। और यहीं से पड़े मॉडर्न ट्रेड के नियम। वर्ल्ड वॉर के बाद देशों ने अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए, एक दूसरे के सामान पर भारी टैक्स लगा दिए, जिसे टैरिफ कहते हैं। इससे व्यापार लगभग रुक सा गया। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए 1948 में गैट नाम का एक एग्रीमेंट हुआ और फिर 1995 में इसी एग्रीमेंट ने एक परमानेंट संस्था की शक्ल ले ली, जिसे हम आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO के नाम से जानते हैं। तो ये WTO करता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये ग्लोबल ट्रेड का रेफरी है। ये नियम बनाता है, देशों को बातचीत के लिए एक टेबल पर लाता है और अगर देशों के बीच कोई ट्रेड को लेकर झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाता है। इसका एक ही मकसद है कि व्यापार बिना किसी रुकावट के निष्पक्ष तरीके से चलता रहे। हमने इतिहास और नियमों की बात तो कर ली, पर एक मिनट, सवाल तो ये है कि देश आपस में व्यापार करते ही क्यों हैं? क्या वो अपनी जरूरत की हर चीज खुद नहीं बना सकते? इसका जवाब एक शब्द में है, स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता। देखिए, कोई भी देश हर चीज बनाने में बेस्ट नहीं हो सकता, इसलिए देश वो चीजें बनाते हैं जिनमें वो माहिर हैं और बाकी चीजें उन देशों से खरीद लेते हैं जो उन्हें बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। अब ये स्पेशलाइजेशन आती कहाँ से है? कई वजहों से। जैसे मिडल ईस्ट के देशों के पास तेल के भंडार हैं तो वो तेल बेचते हैं। स्विट्जरलैंड की कारीगरी घड़ियों में दिखती है। वहीं चीन और ईरान जैसे देशों के पास पारंपरिक हुनर हैं, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन या ईरानी कालीन बनाना। मतलब हर देश अपनी खासियत और ताकत का इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि व्यापार क्यों होता है, पर यह सारा सामान, तेल, घड़ियां, कपड़े, ये सब एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब है पोर्ट्स यानी बंदरगाह। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि आज दुनिया का लगभग 90% व्यापार समंदर के रास्ते होता है और पोर्ट्स वो इस ग्लोबल ट्रेड के मेन गेटवे हैं।
ये सिर्फ जहाज़ों के रुकने की जगह नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन के वो नर्व सेंटर हैं जहां से दुनिया भर का सामान आता और जाता है। अब पोर्ट्स भी देखिए कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं इंडस्ट्रियल पोर्ट्स, जहां कच्चा माल जैसे तेल या अनाज उतरता है। फिर होते हैं कमर्शियल पोर्ट्स, जहां से कंटेनरों में पैक होकर तैयार माल भेजा जाता है। और कुछ पोर्ट्स तो अपने खास काम के लिए ही बने होते हैं, जैसे ऑयल पोर्ट्स या फिर नेवल पोर्ट्स, जो हमारी नौसेना के लिए होते हैं और देश की सुरक्षा में एक अहम रोल निभाते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड ने दुनिया को जोड़ा, अमीर बनाया, ये तो सच है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस कहानी का भी एक रोशन पहलू है और एक स्याह। फायदे तो साफ हैं। देशों को ज्यादा प्रोडक्शन करने का मौका मिलता है, लोगों को दुनिया भर से अच्छी और सस्ती चीजें मिलती हैं, जिससे उनका रहन सहन बेहतर होता है। पर इसकी दूसरी तरफ देश एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। हमने हाल ही में कोरोना के समय सप्लाई चेन का संकट देखा ही है। इससे अमीर और गरीब देशों के बीच का फासला भी बढ़ सकता है, और कई बार गरीब देशों में मजदूरों का शोषण भी होता है। और इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है जो हमारा पर्यावरण चुका रहा है। ग्लोबल ट्रेड का मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा शिपिंग और ज्यादा कंजम्पशन। इस सब के लिए हम जमीन, पानी और खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अक्सर ये इस्तेमाल इतनी तेजी से हो रहा है कि प्रकृति के पास इन संसाधनों को दोबारा बनाने का वक्त ही नहीं बचता। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ग्लोबल ट्रेड ने दुनिया को एक दूसरे के करीब तो ला दिया है, हमें अनगिनत चीजें दी हैं, लेकिन क्या इसकी जो कीमत हम चुका रहे हैं, बढ़ती असमानता, एक दूसरे पर निर्भरता और पर्यावरण का नुकसान, क्या वो बहुत ज्यादा है? सवाल ये नहीं कि ट्रेड अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि हम इसे ज्यादा इंसाफ पसंद और सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पे हम सबको सोचने की जरूरत है।